दोस्तों, ईरान की वॉर में बहुत सारे नए मोड़ आ गए हैं, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान को ज़ायोनिस्ट फोर्सेस नहीं हरा सकती हैं। ज़ायोनिस्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि इजरायली फोर्सेस जो कि जूस है ना, यहूदी। अब तो क्या कहते हैं, यहूदियों और बेहूदियों में कोई फर्क नहीं रह गया साहब। ये तो दुनिया को मारने पे उतर आए हैं इस समय। नेतन्याहू जैसे यहूदी अब बेहूदगी पे उतर आए हैं साहब। ये तो दुनिया को मार देना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ कौम है, उनसे बेहतर तो शायद किसी का दिमाग ही नहीं पैदा हुआ है। अब ऐसा लगता है कि इस वॉर का, इस बैटल का जो फेट है वो सील हो गया है साहब। अल्टीमेटली कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं, एक तो आज कि जहां पर आज ईरान का एक आइरिस-डेना नेवल शिप श्रीलंका से 40 मील की दूरी पर जो विशाखापत्तनम से आ रहा था, मिलन 2026 एक्सरसाइज करके वहां से, जो कि शांतिपूर्वक मिशन पे था, उसे अमेरिका की सबमरीन ने डुबो दिया और उसमें 100 से ज्यादा जो इनके नेवल ऑफिसर्स हैं मिसिंग हैं। करीब करीब 30 और 70 के बीच में लोगों को श्रीलंका के नेवी ने और उनके हेलीकॉप्टर्स ने बचा लिया है। आरिस डेना कोई वॉर जोन में नहीं था, ना ही ये किसी लड़ाई में इन्वॉल्व था। ये वहां से फ्लीट रिव्यू में से होकर ये वापस जा रहा था। ये इंडिया के इनविटेशन पर विशाखापत्तनम आया था और इसके पास कोई गोला बारूद वगैरह भी नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके द्वारा ये किसी पर हमला भी कर सके। लेकिन इसको श्रीलंका की गाले, आपने गाले का नाम सुना होगा, जहां पर क्रिकेट मैचेस, टेस्ट मैचेस होते हैं श्रीलंका में, गाले स्टेडियम है, वहां से सिर्फ 40 मील की दूरी पे था सिर्फ ये। और वहां पे इसको एक अमेरिका की सबमरीन, उसके टॉर्पीडो ने हिट किया और उसको डुबो दिया। इसकी वजह से अब लगता है कि ये पूरा का पूरा मसला अब बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एस्केलेशन है वो इतना ज्यादा बड़ा है अमेरिका के द्वारा। वो ये जताना चाहता है कि मैं जिसको मर्जी चाहूं उसको घर से उठा के ले जाऊं, जैसे माद्रो है, जिसको मर्जी चाहूं जो राष्ट्राध्यक्ष को मैं उसमें घर में घुस के उसको मार दूंगा, जिसको मर्जी जाऊं पीसफुल मिशन के अंदर कोई जहाज जा रहा है जिसका जंग से कोई मतलब नहीं है, उसको टॉर्पीडो से मैं उड़ा दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा। ये पागल हो चुका आदमी। इसे मानसिक रूप से किसी हॉस्पिटल में भिजवाना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पागल लोग खुद तो पागल होते हैं, दुनिया को बर्बाद करते हैं। इससे पहले ईरान ने आज सुबह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इकलौता राडार सिस्टम, जी हां इकलौता राडार सिस्टम AN/FPS 132 तबाह कर दिया अपने ड्रोन के। वहां पर एक थर्ड का सिस्टम था, वो भी इसमें सुना तबाह हो गया है। 5000 किलोमीटर की रेंज थी, यानी कि 5000 किलोमीटर दूर से कोई भी आ रहा हो, हवाई जहाज या कोई मिसाइल, ये उसको डिटेक्ट कर लेता था। और ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये अकेला राडार था। इसकी कीमत थी 11,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए। इसका नाम था UEWR, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग राडार। और इसको क्या कहते हैं कि सारा का सारा ये खत्म कर दिया शाहिद ड्रोन ने। तो शाबाशी है ईरान की कि वो एक एक करके अटैक कर रहा है। अब मैं आता हूं कुछ और चीजों के ऊपर कि ये जंग अमेरिका और इजराइल की ज़ायोनिस्ट फोर्सेस नहीं जीत सकती हैं। जीतेगा तो ईरान, जीतेगा तो ईरान, और उसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अमेरिका इस टाइम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होगा। ये जो शेख हैं सारे के सारे, जो आसपास आपके सारे ये जो बैठे हुए हैं, बादशाह बन के बैठे हैं, कतर के, सऊदी के, बहरीन के, ओमान के, UAE के, ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा होगा और ये अपने शेखडम के लिए लड़ रहे होंगे। लेकिन ईरान उसके लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा है। ईरान अपनी क्या कहते हैं खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहा है, आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है। ईरान कोई टेररिस्ट स्टेट नहीं है। ईरान कोई आतंकवादी देश नहीं है। भारत के साथ भी उसके दोस्ताना रिश्ते रहे हैं हजारों सालों से। और 12 दिनों में जो लेसन्स मिले थे ईरान को, वो ईरान ने बहुत अच्छे ढंग से अपना, खास तौर से ये कहते हैं कि हमने उसके सारे लोगों को मार दिया एक साथ में, लेकिन उन्होंने अपना जो कमांड सिस्टम था पहले ही बना लिया था। और 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, अगर पहला आदमी मर गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा मर गया तीसरा आ जाएगा, तीसरा मर गया चौथा आ जाएगा।
और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा कमांड बहुत क्लियर हो गया था। तो इस ढंग से वो सारी की सारी जो चीजें थी वो बहुत क्लियर हो गई थी। तभी तो खमनेई के मरने के बाद भी उनका कमांड सिस्टम टूटा नहीं, वो लोग घुटनों पे नहीं आए और उनके जो सारे के सारे हमले थे और तेज हो गए। वॉर का जो एक क्या कहते हैं कि उद्देश्य होता है कि अमेरिका वॉर का उद्देश्य बदलता रहा। पहले कहता है कि हम रजीम चेंज करेंगे, हम खमनेई को मारेंगे, खमनेई को मार दिया तो रजीम चेंज तो हो गया, दूसरे लोग आ गए। लेकिन नहीं, अब उसके बाद कहा नहीं, वहां सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी वाली हो, कि हमारा आदमी हो। और फिर स्टेटमेंट दे दिया रजा पहलवी वहां पर आएंगे, अगर आएंगे तो अच्छा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हर दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज करते रहोगे तो क्या करोगे। हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया, एक स्मार्ट मूव था। और साथ में सुना 10 शिप्स को अब तक आग लगा दी गई है, 10 टैंकर्स को आग लगा दी गई है। और खास तौर से अब नेवी अमेरिका कह रही है कि हम देखेंगे, हमारी निगरानी के अंदर जहाज जाएंगे, कौन रोकता है। भैया तुम भी डूबोगे और उसके बाद दूसरे भी डूबेंगे। टैंकर को मारना कोई मुश्किल नहीं है, जब मर्जी मार लो। 10 अपना ड्रोन चलेगा, एक ड्रोन भी गिर गया पूरा टैंकर तबाह हो जाता है। लेकिन चाइनीज और रशियन शिप को वहां से निकलने की ईरान ने इजाजत दे दी है। कमाल की बात है कि चाइनीज और रशियन शिप को इजाजत दे दी है, लेकिन इंडियन शिप्स को इजाजत नहीं दे रही। जो शिप इंडिया जा रहे हैं उनको इजाजत नहीं दी है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली देखा जाए तो ईरान को दगा दिया है। इंडिया ने दगा नहीं दिया, इंडिया की सरकार ने दगा दिया। हम तो सारी की सारी जनता ईरान के साथ है, वो नेतन्याहू के साथ नहीं है। वो जनता जो है ट्रंप के साथ नहीं है। और साहब यही असलियत है। अब रेड सी भी ब्लॉक कर दिया है, वो भी ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या करोगे। लिंकन को बचाने के लिए, अब्राहम लिंकन को बचाने के लिए उसको 200-300 मील पीछे सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर लेके चले गए, कि बताया गया कि उसके ऊपर मिसाइलें हिट हुई हैं। यही तो हो रहा है अल्टीमेटली। अब रही बात कि ये जंग कैसे लड़ी जाएगी। जंग में इस समय ईरान अकेला खड़ा है, उसके साथ बाकी लोग पहले जो उसके प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्ला, हमास या हुतीस, वो कितने इफेक्टिव होंगे वो सब बात की बातें हैं। लेकिन ईरान ने अकेला खड़ा होने का फैसला किया है, बाकी कोई देगा या नहीं देगा। इसके साथ में टकर कार्लसन की थ्योरी भी आ जाती है, जो ये कहा कि अब मोसाद के आदमी गल्फ के अंदर आग लगा रहे हैं, कतर में, सऊदी में और खासतौर से यूएई के अंदर, ताकि वहां के उसमें लेके अमेरिका को और गुस्सा आ जाए और वो ईरान पे अटैक कर दे। अरामको की रिफाइनरी पे ईरान ने कहा था कि मैंने अटैक नहीं किया है, मोसाद ने अटैक किया उसके ऊपर, एक्चुअली दिखाने के लिए देखो कि ये तुम्हारा दुश्मन है। तो यहां पर दरअसल एक दोगला जो होता है ना, दोगला आदमी, इजराइल, ये दोगला रोल निकाल रहा है। ये तुमको क्या बताता है और इसका बाकी जो मोसाद क्या कर रहा है वो अलग चीज है। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रंप भी बेवकूफ किस्म का आदमी है, जो इस जैसे नेतन्याहू जैसे एक हत्यारे, जी हां, उसके पास, उसको हत्यारा इसलिए कहना जरूरी है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको नरसंहारक बताया है, कातिल बताया है उसको, 80,000 लोगों का कातिल बताया है उसको। तो साहब यहां से चीजें जो हैं बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। ईरान का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि अपनी इज्जत को बचाना, अपने आप को बचाना। और अब जबकि यहां पर क्या होने जा रहा है साहब, कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जहां पर अयातुल्ला खमनेई का जनाजा निकलेगा 3 दिन तक, और उसको मशहद के अंदर, जो कि तुर्कमेनिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, जहां से चाइना की आने वाली लाइन भी गुजरती है, वहां पर उसको दफनाया जाएगा। वो कुछ रिलीजियस प्लेस टाइप का है। और वैसे भी अयातुल्ला खमनेई जो है वो दरअसल धार्मिक गुरु भी थे, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल हेड नहीं थे, वो धार्मिक गुरु भी थे। अब ईरान को तो सपोर्ट करने वाला कोई बचा नहीं, इंडिया भी छोड़ के चला गया, सिर्फ चाइना है और रशिया है। लेकिन चाइना ने सुबह 1 तारीख को जो चाल चली, दुनिया में पहला ऐसा एग्जाम्पल आया वॉरफेयर का, पहला ऐसा एग्जाम्पल आया जिसके अंदर कुवैत में अमेरिकन लोगों ने अपने ही 3 विमानों को गिरा दिया फ्रेंडली फायर में। लेकिन वो फ्रेंडली फायर नहीं था, उसके अंदर बहुत बड़ी ट्रिक हुई थी। और वो ट्रिक इतनी नायाब ट्रिक थी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नायाब नमूना था, वो भी चाइना का उसके अंदर। तो चाइना की सारी ट्रिक थी जिसमें अमेरिका फंस गया एक्चुअली, और अपने ही विमान उसने गिरा दिए थे। कैसे वो किया कि चाइनीज डिसेप्शन जो हुआ है उससे अमेरिका चौंक गया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो 21st सेंचुरी का है वो कैसा होता है।
साथ ही में चाइना और रशिया अंदर से हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगातार मुलाकातें हो रही हैं, चीन और रशिया की फोन पर वो बात कर रहे हैं और डायरेक्ट रेल लिंक तो है। लेकिन ऐसे में एक खतरा और भी हो सकता है, और वो खतरा ये है कि जहां अमेरिका पूरी तरह से ईरान में उलझ गया है, तो साउथ चाइना सी में चाइना ताड़कर ताइवान को हथिया सकता है। आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। जी हां, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताऊं वो ये थी यहां पर कि ईरान जो है जिस जीपीएस सिस्टम पे डिपेंड करता है, और इवन पार्टली पाकिस्तान भी डिपेंड करता है, वो अमेरिकन जीपीएस सिस्टम नहीं है, वो बीडू सिस्टम जो है चाइना का उस पर डिपेंड करता है। तो उसको कैच नहीं कर पाता अमेरिका वाला, बिल्कुल भी उसको हैक नहीं कर पाता है, जबकि जीपीएस वाले को हैक किया जा सकता है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाइना ने बनाया, और उस स्ट्रॉन्ग सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है उसका इस्तेमाल उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये इंडिया को पता है। तो उसका अपना जो जीपीएस सिस्टम है, अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको पीएनटी कहा जाता है, जिसको कि यानी कि जो नेविगेशनल सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल है, और उसके सैटेलाइट भी बहुत स्ट्रांग है, और वो स्टारलिंक के सैटेलाइट को भी मारते रहते हैं वहां पर ऊपर। उनका भी क्या करते हैं कि उनको भी टक्कर मारने की कोशिश करते हैं आकाश में। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। 3 F-15 तो डाउन हुए थे। अब सवाल ही पैदा होती है कि कुछ लोग कहते हैं भैया कि ईरान कितने दिन सस्टेन करेगा, कब तक चल पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अमेरिका कब तक चलेगा, उसकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं भैया, वो तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए जी, ईरान का तो लूज करना बड़ा मुश्किल है, वो तो 10 साल खिलवा लो 10 साल तक करते रहेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि रूबियो ने भी कहा कि भाई ये हजारों ड्रोन हर महीने कैसे बना लेते हैं, ये माल मसाला कहां से आता है उसके पास। सबको पता है चाइना से आता है, सबको पता है कि ये माल मसाला कहां से आता है, चाइना से आता है। और चाइना से कैसे आता है, मैंने आपको शायद अपने एक एपिसोड में बताया भी था कि चाइना अब जहाज से माल नहीं भेजता, बल्कि चाइना अब शिप से माल भेजता, ट्रेन से माल भेजता है, और 6-7 दिन में सारा कंपोनेंट्स माल मसाला आ जाता है। यहां पर आप पे फोटो देखोगे तो चाइना से रेलवे लाइन आ रही है जो ईरान जा रही है, ईरान ब्राउन में दिखाया गया इसके अंदर। और ये 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से क्रॉस करती है रेलवे लाइन, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। यहां से ये लाइनें जो यहां पर आती हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन कैसे आती है वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। ये देखिए, इसमें यानिंग चाइना से लाइन चलती है, उससे पहले ये लाइन आगे बीजिंग तक जाती है। यहां से चल के ये लाइन एंटर करती है कजाकिस्तान के अलमाटी के अंदर, नीचे नाम भी लिया है उसमें दिया, अलमाटी कजाकिस्तान में आती है। उसके बाद ये किर्गिस्तान के बिश्केक में रेलवे लाइन आती है, वहां से निकल के ये ताशकंद में आती है जो कि उज्बेकिस्तान में, वहां से असगाबाट जो कि तुर्कमेनिस्तान में वहां पे आती है, और वहां से मशहद से होते हुए, मशहद बॉर्डर पे है जहां पे आयतुल्लाह खमनई को दफनाया जाएगा, तेहरान तक आती है। तो 6-7 दिन में सुना ट्रेन यहां से आ जाती है। अगर शिप से कोई माल भेजना होता है तो चाइना को 1 महीना लगता है ईरान भेजने को, ट्रेन से भेजना हो तो 6-7 दिन में आ जाता है। तो आप सोचिए सस्ता क्या पड़ा उसको, ट्रेन से भेजना सस्ता है। अब आप कहोगे इसमें रशिया का क्या सहयोग है। रशिया का सहयोग ये है कि सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है जहां से ट्रेन आती है चाइना की, वो रूस के कंट्रोल में, चारों पांचों देश जो है वहां पर, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे उसके कंट्रोल में है। तो उनकी सुरक्षा भी रशिया के पास ही है। तो वो रशिया के कहने से चाइना का जो ट्रेन है वो सीधा ईरान आता है यहाँ पर। तो लोगों को पता होना चाहिए कि सामान आता कैसे है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप चाइना से बाई लैंड रूट या बाई ट्रेन रूट आएंगे तो कैसे आएंगे, कहां से घूम के आएंगे, कोई रास्ता कनेक्टिविटी है क्या वहां पर। तो वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, रिसर्च करके आप तक पहुंचाता हूं। तो स्थितियां इस समय काफी नाजुक हैं, और भारत के अंदर तो हालात ऐसे हो गए हैं आज साहब, काटो तो खून नहीं। रुपया 92 रुपीज 30 पैसे के ऊपर तो दोपहर के बाद हॉवर कर रहा था। जी हां, और 1100 1100 1200 पॉइंट जो है वो आपका टूट चुका है। ये आज पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि सेंसेक्स टूटा है। ब्रेंट क्रूड $85 के आसपास है, और हालात कुछ इस किस्म के हैं जहां हमारे पास ले दे के अब मुश्किल से 10 दिन का पेट्रोल डीजल बचा है, और 6-7 दिन का हमारे पास गैस बचा है जो घरों के अंदर यूज होता है। कल रात को इंडस्ट्री का जो गैस था 40% कट कर दिया गया कि पहले जो घरों में देना है वो दो। इसके चक्कर में जो सीएनजी की गाड़ियां हैं वो भी ट्रबल में आ सकती हैं। अगले 4-5 दिन में उनका सीएनजी बंद हो सकता है, उनसे कहा जाएगा पेट्रोल पे गाड़ी चलाओ भैया, सीएनजी नहीं है।
क्योंकि पेट्रोल तो रशिया से आ सकता है, गैस कहां से आएगा? गैस कतर से आता है। कतर की रिफाइनरी जो है, गैस रिफाइनरी बंद हो गई है, उसने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, तो देगा कहां से आपको? अब सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया कहां से लेंगे, कहां से लेंगे। लेकिन परेशानी किसको होगी? चूल्हा आपका बंद होगा ना, आपके घर चूल्हा नहीं जलेगा। मोदी के घर तो चूल्हा जलता रहेगा ना, उसको क्या करने का? कोई मरे या कोई जिए, उसको क्या करने का उससे? तो साहब, इस ईरान और अमेरिका की वॉर के अंदर फेट हैज बीन सील्ड कि कौन मरेगा। कल्लू कौन है यहां पर? कल्लू अमेरिका और इजराइल है, और यही कल्लू मरेगा आखिर में। जिंदा कौन रहेगा? जिंदा भाई साहब सिर्फ ईरान ही रहेगा। 5000 साल से जिंदा था, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। तो मरेगा कल्लू। अब यहां पे कल्लू कौन है? अमेरिका और इजराइल। अब वो इमरजेंसी रात को मीटिंग बुला ली ट्रंप ने, सारे फैक्ट्री वालों को बुला लिया जो डिफेंस के गोला बारूद बनाते हैं, कि भैया जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, हमारा तो माल मसाला खत्म हो गया। अब क्या होगा साहब? चलिए अब देखते हैं, जैसा भी है। हालात तो अब काबू से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, और नेवल शिप डुबो के आपने आग में और घी डाल दिया है। अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बचने का कोई चांस नहीं है।